अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम असद है और मैं अपने चैनल के ऊपर एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स और लाइफ इन अब्रॉड से रिलेटेड वीडियोस शेयर करता हूँ। इस टाइम पर मैं यूके में हूँ। यूके आने से पहले मैं जापान में था और जापान में मैंने तकरीबन 4 साल स्पेंड किए हैं और इस दौरान मैंने काफ़ी सारी जापान से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल के ऊपर अपलोड की थी। एजुकेशन से रिलेटेड, वहाँ की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वहाँ के कल्चर से रिलेटेड। तो जब मैं यूके मूव हुआ हूँ तो मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि आपने जापान क्यों छोड़ा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने जापान क्यों छोड़ा और ऐसी कौन सी रीजंस थी जिसकी बेस के ऊपर मुझे ये मुश्किल डिसीजन लेना पड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बता दूं कि जापान में जो मेरी जर्नी थी, मैंने तकरीबन 4 साल वहाँ पर गुजारे। गोया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस किया और अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद मैंने जापान की 2 टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो नंबर 1 और नंबर 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो और क्योतो यूनिवर्सिटी, इन 2 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैंने तकरीबन 1.5 साल काम किया है। जापान में सेटल होने के लिए सबसे इजी रूट होता है अगर आपके पास हाईली स्किल्ड वीज़ा हो, क्योंकि मेरे पास हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन थी। फिर उसके बाद मेरे जो करियर था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जॉब बहुत अच्छी थी वहाँ पर। तो इसकी बेस के ऊपर मुझे हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल वीज़ा भी ग्रांट हो गया था और ये हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल वीज़ा मिलने के 1 साल के बाद मैं एलिजिबल था कि मैं जापान में अपना पीआर अप्लाई करूं, पर मैंने स्टिल पीआर अप्लाई नहीं किया और जापान छोड़ दिया। जापान एक बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है। उनका कल्चर, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन और स्पेशली फॉरेनर्स के लिए रिस्पेक्ट, सब कुछ बेहतरीन है। उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वर्क एनवायरनमेंट और सबके लिए इक्वल लाइफस्टाइल। जिस मर्जी लाइफस्टाइल के टॉपिक के ऊपर अगर हम बात करें तो जापान आउट परफॉर्म करता है एनी अदर कंट्री को। और वहाँ पे रहते हुए हमें फील होता था कि अगर दुनिया में कोई जन्नत है तो वो वाकई में जापान में है। पर कुछ अरसे के बाद रियलाइज होने लग गया कि ये जन्नत सिर्फ जापानीज लोगों के लिए ही है। इस मुल्क की इतनी ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं कि अगर आप इस मुल्क के अंदर ज़रा ज़्यादा टाइम के लिए रह लो तो इस मुल्क को छोड़ना नामुमकिन हो जाता है। मैं क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ घूमा हुआ हूँ तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ जापान को यूएस, यूके या एनी अदर कंट्री से, ये जापान के आसपास भी नहीं है, स्पेशली सफाई, डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट के हवाले से। मैंने क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया तो बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ थी, पाकिस्तानी फैमिलीज से मैं वहाँ पर मिला जो काफ़ी अरसे से जापान में रह रहे थे। तो उनसे डिस्कशन के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनकी लाइफ कोई इतनी अच्छी नहीं है। स्पेशली जब उनसे बात करें कि आप अगर वापस पाकिस्तान चले जाएं या किसी और कंट्री मूव हो जाए तो उनके जो बच्चे हैं वो जापानीज़ लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करते और सम टाइम उनको अपने ही बच्चों से कम्युनिकेट करना मुश्किल हो रहा होता है क्योंकि बच्चे जापानीज़ के अलावा कुछ और समझते नहीं हैं। इंग्लिश उनकी सेकंड लैंग्वेज है, उर्दू उनकी सेकंड लैंग्वेज आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चों से कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जापान दुनिया में एक जन्नत है पर वो सिर्फ जापानीज़ लोगों के लिए है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको जापानीज़ नहीं आती तो आपके लिए वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा मुश्किलें फेस करना पड़ती हैं। आपको प्रमोशंस वगैरह नहीं मिलती, जितना मर्जी आप अच्छा परफॉर्म करो पर आप कभी भी एक हाई पोस्ट के ऊपर नहीं जा सकते। आप किसी भी उनके गवर्नमेंट के इदारे में जाकर देखें, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो सिक्योरिटी का इदारा हो, चाहे वो पब्लिक सर्विसेज का इदारा हो, कहीं पर भी आपको फॉरेनर नहीं मिलेंगे। हाँ, उनका स्टाफ आपको हेल्पिंग स्टाफ में शायद आपको कहीं पे फॉरेनर नज़र आ जाए, पर जो मेन पोस्ट के ऊपर जो लोग बैठे होते हैं वहाँ पर जापानीज़ ही होते हैं। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए रिसर्चर काम कर रहा था तो वहाँ पर भी जो हायर पोस्ट थी जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए या स्कूल के डीन की जो पोस्ट थी वहाँ पर जापानीज़ ही बैठे हुए थे और वहाँ पर कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कोई फॉरेनर नहीं मिलेगा। फॉरेनर प्रोफेसर लेवल तक तो पहुंच जाते हैं पर उन्हें कोई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती क्योंकि लैंग्वेज वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपल वार्ड ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन करवाने से लेकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए हर चीज़ में आपको जापानीज़ लैंग्वेज आना ज़रूरी होती है क्योंकि वहाँ पर जो स्टाफ है वो इंग्लिश में आपके साथ कोऑपरेट सही तरह से नहीं करता। एक और बड़ा रीज़न जापान छोड़ने का ये था कि वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो पब्लिक सेक्टर्स के अंदर टेक्नोलॉजी के बावजूद जापान स्टिल ओल्ड टाइम्स के अंदर रह रहा है क्योंकि उन्होंने अपने सिस्टम को डिजिटलाइज नहीं किया। वहाँ पर हर चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट्स या कुछ फॉर्म्स वगैरह होते हैं और जब भी आप वार्ड ऑफिस में जाते हैं कोई भी काम करने के लिए, कोई छोटे से छोटा काम भी अगर आपने करवाना है तो आपको कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स
फिल करना होगे, जो कि फॉर्म होते भी जापानीज़ में और आपको फिल भी जापानीज़ में ही करने पड़ते हैं। और वो इतने ज़्यादा फॉर्म्स है कि उनका नाम ही याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक सिम कार्ड भी लेने जाते हैं तो उसके लिए भी आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं। आपको A to Z वो डिटेल बताएगी, आपके कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स बताएंगे और वो सब जापानीज़ में आपको बता रहे होंगे। और ये 3 से 4 घंटे मैं आपको फ्री टाइम में बता रहा हूँ। अगर उनका बिजी टाइम चल रहा हो तो उस टाइम पर आपको इससे ज़्यादा टाइम इंतज़ार करना पड़ सकता है। लोग मोस्टली जो जापानीज़ लोग हैं वो लोग फ़ोन करके पहले अपॉइंटमेंट ले लेते हैं कि हमने आपसे सिम कार्ड लेने आना है, तो आप हमें कोई टाइम दे दें जिस टाइम पे आके हम आपसे सिम कार्ड ले लें, क्योंकि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन को आप किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं कि अगर आपके साथ कोई जापानीज़ फेलो आपके साथ हो, आपका कोई दोस्त हो जापानीज़, पर वहाँ पर भी लैंग्वेज आपके आड़े आ जाती है। अगर आपको जापानीज़ लैंग्वेज नहीं आती तो आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। वहाँ पर कोई आपसे बातचीत नहीं करेगा, आपको अपनी कम्युनिटी के अंदर ही रहना पड़ेगा। आप जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर जापान के अंदर कंटेंट क्रिएटर्स देखेंगे वो मोस्टली अपनी ही कम्युनिटी के अंदर होंगे। अगर कोई इंडियन वीडियोस वगैरह बना रहा है तो अपनी इंडियन कम्युनिटी के साथ ही होगा, पाकिस्तानी बना रहा है तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ ही होगा। जापानीज़ लोग फॉरेनर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। और अगर आप 2-3 साल लगा कर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करके आप जापानीज़ लैंग्वेज सीख भी लेते हैं तो भी वहाँ पर रहना इतना आसान नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक फॉरेनर फेस है तो जापानीज़ कभी भी आपको नेटिव नहीं समझेंगे। फिर अगर आप किसी तरीके से वहाँ पर सेटल हो जाते हैं और आप अपनी फैमिली को वहाँ पर इनवाइट करते हैं तो उनके लिए जापानीज़ लर्न करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आपकी फैमिली को जापानीज़ सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपकी तकरीबन सारी ज़िंदगी ट्रांसलेशन में ही गुजर जाएगी। एक और बड़ी रीज़न जापान छोड़ने की ये है कि वहाँ की जो करेंसी है वो बहुत लो है। एज ए फॉरेनर हम लोग अपनी कंट्री को इसलिए छोड़ के आते हैं कि हम बाहर के मुल्क जाकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, अच्छे पैसे कमाएं और एक अच्छा लाइफस्टाइल अचीव कर सकें। पर जापान के अंदर क्योंकि उनकी करेंसी बहुत लो है तो आप ये सब चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। वहाँ की सैलरीज वहाँ के लाइफस्टाइल के मुताबिक अच्छी है, वहाँ पर रहकर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग्स प्लान करते हैं या अपने होम कंट्री के अंदर कुछ फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं तो इन केसेस में जापान में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट जो रीज़न है कि जापान डुअल नेशनलिटी अलाउ नहीं करता। जापानीज़ पासपोर्ट बहुत लोगों का ड्रीम होता है क्योंकि ये पासपोर्ट इतना पावरफुल है, आपको पूरी दुनिया में वीज़ा फ्री एक्सेस मिल जाती है। पर इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको अपनी कंट्री का पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता है। मैं क्योंकि हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल वीज़ा पर था, मैं पीआर बहुत आसानी से अप्लाई कर सकता था। आई वॉज एलिजिबल फॉर दैट और पीआर हासिल करने के 2 साल के बाद मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता था, पर मैंने वो नहीं किया सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी कंट्री का पासपोर्ट नहीं छोड़ना चाहता था। क्योंकि मेरी जो पहचान है वो मेरी अपनी कंट्री से है तो मैं उसका पासपोर्ट कभी छोड़ नहीं सकता हूँ। इसके अलावा जापानीज़ पासपोर्ट लेने के लिए आपको जापानीज़ हिस्ट्री का भी टेस्ट देना पड़ता है जो कि टोटली जापानीज़ लैंग्वेज के अंदर ही होता है। तो मैं क्योंकि इतनी अच्छी जापानीज़ नहीं सीख सका था तो इसलिए वो एक अनदर चैलेंज था मेरे लिए कि अगर मैं पासपोर्ट अप्लाई करूँ फ्यूचर में जाकर तो मुझे बहुत ज़्यादा हाई लेवल की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जो कि मैं ना सीख सकता था ना सीखना चाहता था। तो ये कुछ रीज़न्स थी जिनकी बेस के ऊपर मैंने डिसाइड किया कि जापान इज़ नॉट गुड फॉर मी। मुझे टाइमली ये डिसीजन ले लेना चाहिए जापान को छोड़ने का, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर वहाँ पर रुक गया तो फिर जापान छोड़ना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब मैं यूके में हूँ, यहाँ पर आपको ज़्यादा फ्रीडम, ज़्यादा डाइवर्सिटी, ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है और यहाँ पर सेटल होना भी आसान है। मैंने जिन रीजंस के ऊपर जापान को छोड़ा है, हो सकता है इनमें से कुछ रीजंस गलत हो, पर मेरा बेसिक पर्पस यही था कि मैं अपनी बेहतरी के लिए किसी और कंट्री मूव हो जाऊं। आज भी मैं जापान को बहुत ज़्यादा मिस करता हूं। जापान में मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं और मेरे पास क्योंकि जापान का हाईली स्किल्ड वीज़ा है तो मैं अभी भी किसी भी टाइम पर जापान जा सकता हूं और मैं आगे भी जापान ट्रैवल करता रहूँगा। अगर आप जापान में हैं और एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जापान छोड़ो, क्योंकि जिन रीज़न्स के ऊपर मैंने जापान को छोड़ा है ये सब रीज़न मेरे पर्सनल रीज़न्स हैं। हो सकता है कि आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत आसान हो, स्पेशली लैंग्वेज को अगर आप ओवरकम कर लें तो आपके लिए वहाँ पर रहना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब ये जिन रीज़न्स के ऊपर मैंने जापान को छोड़ा है, इन रीज़न्स के ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कौन से रीज़न सही है और कौन से रीज़न सही नहीं है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।